अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 11 का, और इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ज़ाहिर है फिर एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी होंगे। अब देखें, यहाँ हमने पढ़ना है हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशंस। रेडिएशंस के ज़रिए से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। जो पिछला लेक्चर हमने किया था उसमें दो मेथड हमने पढ़े थे, कन्वेक्शन था और कंडक्शन था। ठीक है, वो दो मेथड पढ़े थे। अब ये तीसरा मेथड है और अगेन हमने उसी तरह से पढ़ना है। पहले एक तो ज़ाहिर, अब यहाँ से इंशाल्लाह आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से भी साथ साथ एक एक वर्ड सारा समझाऊंगा, निशान भी मैंने लगाए, मैं साथ बता देता हूँ आपको। लेकिन ज़ाहिर है कि जो मेन हमारा मकसद है कि हमें नॉलेज हो चीज़ों का, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समझ हो, वो ज़ाहिर है कि हमारे लिए ज़रूरी होती है। सो ये हमारे सामने स्लाइडें बनी हुई हैं। ठीक है जी, टाइटल उसने बनाया हुआ है मास्टरिंग द इनविजिबल, क्योंकि ये काम ही इनविजिबल होता है, नज़र तो नहीं आ रहा होता ना। रेडिएशंस है या कोई और चीज़ें हैं, तो जो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, द फिजिक्स ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड द प्लानिटरी ग्रीन हाउस, क्योंकि एंड पे ग्रीन हाउस के मुतालिक भी बात हुई है और पूरे प्लानट की बात है कि ज़मीन के ऊपर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से चलता है। तो बहरहाल अब देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये देखिए, सूरज की एग्जांपल जो है सबसे पहले बुक के अंदर वो मौजूद है कि सूरज की जो लाइट है और उसकी जो हीट है वो हमारी ज़मीन तक कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि दरमियान में वैक्यूम है, हला है, स्पेस है। अब वो स्पेस जो है वो उसके जो पार्टिकल्स आ रहे होते हैं वहाँ से, सूरज से, क्योंकि उसके एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और चीज़ें वो हमारे यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में स्पेस है। तो स्पेस जो है वो खाली जगह है, वहाँ पे मीडियम नहीं है। तो वो जो हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ा था वो बेसिकली किसी मीडियम के थ्रू होता है। तो यहाँ पे मीडियम तो है ही नहीं है, वैक्यूम है उसके अंदर। तो जब मीडियम नहीं है तो फिर वो आ नहीं सकते, वो एक किस्म की दीवार बन गई हमारे सामने। ठीक है, कि उधर से जो चीज़ें आ सकती हैं वो नहीं आएंगी। लाइट और गर्माहट फिर भी आ रही है हमारे पास, तो फिर वो किस तरह से आ रही है। तो उसके लिए फिर ये जो तरीका है हमारा रेडिएशंस वाला, ठीक है, ये इसके ज़रिए से हमारी ये चीज़ें पहुंचनी है। सो देखें, ये उसने बड़ा अच्छा सा एक बना के रखा हुआ है जी। इधर सन है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स हैं, आना चाहते हैं तो वैक्यूम की दीवार जो है उसको रोक लेती है। तो ये जो रेडिएशंस हैं जिनके ज़रिए हमारे तक ये सूरज की एनर्जी और उसकी रोशनी पहुंचनी है, ये किसके ज़रिए से ट्रैवल करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये बेसिकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ज़रा अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक करंट का फील्ड होता है। तो उन दोनों की वजह से वेव्स डेवलप होती हैं। तो ज़रा कभी ये आएंगी डिटेल में तो वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके इंटरेक्शन से ये वाली वेव्स बनती हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए हमारे पास हीट और लाइट जो है वो पहुंच रही है, क्योंकि बाकी जो दोनों मेथड हैं वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम, जो वैक्यूम जो है वो मौजूद है इसमें। सो ये उसने देखें बताया हुआ, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम। ज़ाहिर उसके लिए एक फिजिकल मीडियम चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए जिनके ज़रिए आना है, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं बाय एम्प्टी स्पेस। ठीक है, और ये वेव की वो बता रहा है कि ये रेडिएशंस हैं, ट्रैवल एज प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके ज़रिए करती हैं। और ज़ाहिर है इनके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। तो ये भी आपने याद रख लेना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बग़ैर किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं, इसलिए ये वैक्यूम में से होके गुजर के आ सकती हैं। इसलिए तो देखें ना, ये जब हम स्पेस पढ़ते हैं तो इसमें जो दूर दराज की गैलेक्सीज हैं और स्टार्स हैं वो भी हम यहाँ पे ज़मीन के ऊपर से देख रहे हैं। तो वो किस तरह से देख पाते हैं कि उनकी रोशनी, उनकी लाइट जो है वो यहाँ तक पहुँच रही है। तो जाहिर है वो किस तरह से पहुँच रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, वरना तो स्पेस है ऊपर। ठीक है, तो उस स्पेस के अंदर से ये चीज़ें गुजर के आती हैं। और साथ क्या लिखा हुआ है? द सन हीट रीच अर्थ सोलरली थ्रू दिस मैकेनिज्म। ज़रा ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ भी देखें कि उसने एग्जांपल दी हुई है कि जब हम आग लगाते हैं तो आग की जो रोशनी है और उसकी जो हरारत है सिर्फ ऊपर को नहीं जाती, वो साइडों से भी जाती है, साइडों से भी आ रही होती है। तो ऊपर को जो जाना है, तो ये वही हमारा कन्वेक्शन और बाकी चीज़ें थी, क्योंकि कन्वेक्शन में यही पढ़ा था ना, फ्लूइड्स गर्म होते हैं और गर्म होकर ऊपर जाते हैं। फिजिकल पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। जैसे हवा की मिसाल लेते हैं, पानी की मिसाल लेते हैं, तो हवा गर्म होकर ऊपर जाती है। तो ऊपर जाने का मतलब यही है, उसके पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं।
ठीक है, फिजिकली वो चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं। ये देखिए उसने बताया हुआ कन्वेक्शन राइजेज, हॉट एयर गोज अप, ठीक है, ये ऊपर की तरफ। तो आप जो आग लगी हुई है उस आग के ऊपर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हीट फील होती है, ठीक है, तो वो वही है कि कन्वेक्शन जा रही होती है ऊपर। लेकिन जाहिर है कि हम अगर साइड से हाथ सेक रहे हो साइड से तो फिर भी हमें हरारत आ रही होती है, ठीक है। तो वो किस वजह से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चारों तरफ फैलती हैं, हर तरफ जाती हैं। ये कन्वेक्शन जो है ये तो ऊपर की तरफ जा रही है ना, कंडक्शन तो यहाँ हो नहीं सकती। कंडक्शन में तो पार्टिकल्स अटैच होते हैं और आगे जाती है हीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन हो रही होती है, लेकिन कन्वेक्शन साइडों पे नहीं हो रही, वो ऊपर की तरफ जाना है। उसका पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा था। हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, हॉट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। ये एक फिजिकल नॉर्मल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना ऐसे होता है। तो ये देखें यहाँ उसने बताया हुआ कि रेडिएशंस चूँकि चारों तरफ आती हैं, तो जब हम हाथ सेक रहे होते हैं तो हमारे हाथों तक जो हीट है वो किसके ज़रिए आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए आती है, रेडिएशंस के ज़रिए आती है। सो रेडिएशन ट्रैवल आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ वो ट्रैवल करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में जाएंगी, डिलीवरिंग बोथ लाइट एंड हीट, लाइट को भी डिलीवर करती हैं, भेजती हैं, और हीट को भी भेजती हैं डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। वो चीज़ें जो उनके रास्ते में आएंगी वहाँ तक वो हीट वगैरह जो है वो पहुँचाती जाती हैं। आगे चलते हैं। अब आगे भी ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि ये जो एक्सचेंज है ना हीट देने का और हीट लेने का, ये कहते हैं ये मुसलसल हो रहा होता है, ये मुसलसल प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे ये गर्म चाय है या गर्म पानी है आपने डाला हुआ है, तो उसके अंदर से ये वेव्स जो है रेडिएशंस की शक्ल में हर तरफ निकलती हैं। ऊपर की तरफ तो सिर्फ कन्वेक्शन होनी है ना, वो आपने पहले भी देख लिया। सो कह रहे हैं हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट मोर देन दे अब्जॉर्ब, और ये भी होता है क्योंकि दोनों काम हो रहे होते हैं। सराउंडिंग से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है और अपनी जो हीट है वो बाहर दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर अपनी हीट ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, बाहर के सराउंडिंग की कम है, और अपनी हीट उस भी चीज़ की ज़्यादा है तो फिर बाहर को चीज़ ज़्यादा निकलेगी, तो फिर ये ज़्यादा होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कम होती है और एमिशन जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। और यही चीज़ अगर ठंडी चीज़ पड़ी होगी तो फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पे अपने अंदर वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर की तरफ कम निकालेगा। और ये प्रोसेस चलता रहता है। आप जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं उस कमरे के अंदर देखें काफ़ी सारी चीज़ें, तो हर चीज़ का अपना टेम्परेचर होता है। जैसे आप हीटर भी रख दें, ठीक है, कोई और चीज़ रख दें, तो वो हर चीज़ जो है ये कॉन्टीन्यूसली इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख रही होती है। कोल्डर जो है वो एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, जो हॉटर हैं वो एमिट कर रही होती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, इक्विलिब्रियम को रीच करने की कोशिश करती हैं। जैसे पानी करता है, पानी भी अपने लेवल को बरकरार रखना चाह रहा होता है, तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है कि सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। तो तब तक होने के लिए, यानी वहाँ तक पहुँचने तक जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, एमिशन का और अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। द एक्सचेंज कंटिन्यूज अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम, ये वर्ड है प्रॉपर, थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अगर कभी पूछ ले कि भाई क्या होता है, तो हमने बताना है कि जी चीज़ें ऑलवेज इन प्रोसेस होती हैं, एब्जॉर्प्शन में और एमिशन में, किसकी ज़्यादा हीट की, तो उसमें फिर अल्टीमेटली वो इस इक्विलिब्रियम को, तवाज़न को अचीव कर लेंगी। तो ये अपने सराउंडिंग के साथ वो चीज़ें करती हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक बड़ी अच्छी उसने ना एक एग्जाम्पल दी हुई है, लेज़लीज़ क्यूब। अब लेज़लीज़ क्यूब क्या होता है कि ये एक क्यूब की शक्ल का, ज़ाहिर है जैसे लूडो का दाना है उसकी तरह का एक बर्तन है समझ लें, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हॉट वाटर जो है उसमें अंदर डाल देते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं। अब गर्म पानी डालने के बाद या उससे पहले ही ये जो क्यूब है, क्यूब की जो बाहर वाली सतह है ना, उनके मुख्तलिफ रंग किए जाते हैं। एक के ऊपर सिल्वर रंग, जैसे लेट्स सपोज ये वाली जो जगह है यहाँ पे सिल्वर रंग किया हुआ है, इधर डार्क जो डल कोई रंग है, काले रंग किया हुआ है, एक तरफ लेट्स सपोज कोई ग्रीन किया हुआ है, एक तरफ वाइट किया हुआ है। तो उस तरह के मुख्तलिफ रंग किए होते हैं, और वहाँ से देखा जाता है कि इस साइड से हीट कितनी एमिट हो रही है, कितनी रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो वो चेक किया जाता है, और उसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर साथ लगाया होता है। तो ये लेज़लीज़ क्यूब इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब मेटल बॉक्स फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर, मेटल का बॉक्स है, ठीक है, लोहे का, उसके अंदर हमने बॉइलिंग वाटर डाल दिया है। टेस्टिंग डिफरेंट एक्सटीरियर फिनिशेस, के बाहर वाले जो फिनिशेस हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो यहाँ पे बताना है। और रिजल्ट इसमें क्या होता है, एमिशन रेट इज़ कम्प्लीटली डिक्टेटेड बाय द सरफेस कलर एंड टेक्सचर। अब ये जो अब ज़ाहिर डिटेल में पढ़ेंगे बुक के अंदर से, तो कहता है कि इसका जो एमिशन का रेट होता है, एमिशन मतलब बाहर निकलना, हीट का और रेडिएशंस का बाहर निकलना, इसको एमिट करना कहते हैं।
तो वो जो एमिशन का रेट है कि किस में से ज़्यादा निकलेगा किस में से कम निकलेगा, वो कहता है उसकी जो सरफेस का कलर है, कलर पे भी डिपेंड करता है, और साथ उसका जो टेक्सचर है कि वो जो सरफेस है, वो सतह है, वो किस तरह की बनी हुई है, खुरदरी है, मुलायम है, प्लेन है, किस तरह की है, वो उसको हम टेक्सचर कहते हैं। तो कहता है उस पर ये डिपेंड करता है। और ये उसका जो रिजल्ट है उसने हमें बना के दिया है, किस तरह की वो साइड होगी, शक्ल होगी, उस इसके हिसाब से जो है वो उसका एमिशन होगा। तो देखें 3 उसने ये बताया हुआ, एक डल ब्लैक कलर जो है, वही बात काला रंग जो होता है डल ब्लैक, वो क्या करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, अपने अंदर काला रंग जो है वो जज़ब करता है, और इसी तरह से मैक्सिमम एमिशन भी करता है, वो निकालता भी बाहर उस अपने मैक्सिमम चीज़ें हैं। यानी इसलिए वो कहते हैं गर्मियों में काले रंग के कपड़े या डार्क रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि वो जब आप हीट में बाहर निकलेंगे तो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा हीट और आपको गर्मी ज़्यादा फील होगी। लेकिन अगेन उसी कपड़ों को लेके आप ठंडी जगह जाएंगे तो वो जल्दी जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे, क्योंकि एमिट भी ज़्यादा करेगा ना, एमिशन भी उसकी ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, एमिशन भी ज़्यादा है, और जो रिफ्लेक्शन है वो कम से कम है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, आके टकराई हीट और वापस चली गई, टकरा के वापस भेजना, क्योंकि गर्मियों में हमें इस तरह के कपड़े चाहिए जो ज़ाहिर है अंदर एब्जॉर्ब ना करे, हीट को एब्जॉर्ब ना करे। तो रिफ्लेक्शन इसकी कम से कम है, किसकी, डल ब्लैक सतह की। जो वाइट है या कलर्ड है वो क्या करती है, मॉडरेट एब्जॉर्प्शन है, मॉडरेट एमिशन है और मॉडरेट रिफ्लेक्शन है। तीनों काम जो है वो दरमियाने लेवल के हो रहे हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ एमिट कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट कर लिया, इस तरह से। लेकिन जो शाइनी सिल्वर है ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है, शाइनी होना चाहिए और सिल्वर रंग होना चाहिए, ठीक है, चांदी के रंग का, सिल्वर कलर का जो है, उसमें क्या है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन है, कम से कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर कुछ एब्जॉर्ब कर भी लिया है तो बहुत स्लोली उसको एमिट करेगा, बाहर निकालेगा। और ये देखें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है इसकी, तो ये हम देखेंगे इसको। और फिर ये असल में ये जो एमिशन होती है कि किसी सरफेस से, किसी जगह से एनर्जी या रोशनी ने कितना बाहर निकलना है, वो कहता है उसके लिए ये 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक टेम्परेचर है और एक सरफेस एरिया है। टेम्परेचर जो है किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा होगा उतना ही एमिशन का रेट ज़्यादा होगा, उतना ही उसके अंदर से चीज़ें, हीट वगैरह ज़्यादा तेज़ी के साथ निकलेगी। और ये सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ होगी उतनी ही हीट उसके इर्द गिर्द ज़्यादा होती है, जितनी थोड़ी कम हीट होगी तो उतनी ही वो इर्द गिर्द भी कम होती है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सिंपल सा काम है। और उसके बाद सरफेस एरिया का भी यही चक्कर है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया दिया जाएगा उतनी ही ज़्यादा एमिशन होती है। जैसे किसी चीज़, गर्म चीज़ को ठंडा करना हो, गर्म चाय को ठंडा करना हो तो उसको फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, किसी बाउल में चीज़ को डाल देते हैं। दूध को ठंडा करना है, बड़े खुले बर्तन में डालेंगे, ठीक है, ताकि उसकी एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर और सरफेस एरिया, दोनों के ज़्यादा करने से एमिशन जो है वो ज़्यादा होती है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। और ये उसने आके एक एग्जांपल भी दी है रेडिएटर्स की। रेडिएटर्स में कहता है ये पतली पतली ना वो हम स्लाइडें सी बना देते हैं, और ताकि एक पतली स्लाइड का जो सरफेस एरिया है वो मिल जाए, उसके साथ ही एक और रखी होती है उसका भी सरफेस एरिया मिल जाए। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बना देते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो, तो ये रेडिएट करे, जो हीट है उसको बाहर निकाल सके। तो थोड़ी सारी जगह के अंदर हम उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बना लेते हैं, और उससे फिर वो ज़ाहिर है उसकी हीट जो है वो बाहर निकलती है, ट्रांसफ़र होती है। तो ये काम है इसका। और उसके बाद ये होता है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स होते हैं, क्योंकि ये शुआएँ होती हैं, शुआएँ नज़र तो नहीं आती। तो कहते हैं ये चूँकि कांटेक्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, तो जैसे कोविड हुआ था या वैसे भी किसी को टेम्परेचर हुआ हो, तो इस तरह की गन होती है हमारे पास। कई दफ़ा आपने देखी होगी, अगर हॉस्पिटल गए या किसी तरह, तो वो बजाय थर्मोमीटर रखने के बगल में थर्मोमीटर रखते हैं या मुंह में रखते हैं, ठीक है। ये फिजिकल कांटेक्ट आ गया ना, तो फिजिकल कांटेक्ट में फिर जरासीम लगने के खदशा होता है। तो ये फिजिकली कांटेक्ट के बगैर वैसे ही गन जो है वो माथे के सामने करके और ऐसे उसको फायर करते हैं, तो वो उसके सामने वो रेडिएशंस को कैप्चर कर लेता है बेसिकली। यानी जो गर्म हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे जिस बंदे को बुखार हुआ है, तो वो उसकी रेडिएशंस निकल रही होंगी, ठीक है, तो उन रेडिएशंस को कैप्चर करना होता है उसने, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स इनको कहते हैं, कैप्चर्स थर्मल रेडिएशन, IR वेव्स उनको कैप्चर कर लेता है वो। अब इससे क्या होता है, अलाउज प्रिसाइज एंड नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर।
और प्रिसाइज करता है, बहुत बेहतरीन करता है वो। और उसमें अगेन वही बात है कि कांटेक्ट नहीं हम इसमें किसी के साथ करते। और ये कहता है क्रूशल फॉर चेकिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेफली आर मेजरिंग डेंजरस मशीनरी, डेंजरस मशीनरी को हाथ लगाए बगैर, ठीक है, यहाँ वही बात ह्यूमन बॉडी को हाथ लगाए बगैर, टच किए बगैर, जरासीम के हदशे को नज़रअंदाज करके छोड़ के आगे। और ये फिर ज़ाहिर उसकी एप्लीकेशंस आती हैं कि हम जो थर्मोस्टेट बनाते हैं, थर्मोफ्लास्क बनाते हैं, तो थर्मास जो बनाई जाती है उसमें जो गर्म चाय डालते हैं तो वो ज़ाहिर है बहुत देर तक गर्म रहती है। तो उसकी भी रीज़न्स यही है कि उसमें फिर हम क्या करते हैं, 2-3 काम कर रहे होते हैं। एक देखें ये किया हुआ सिल्वर्ड कोटिंग की हुई है, ये बाहर है ना, ये वाली जो जगह है यहाँ पे ये सिल्वर की कोटिंग की हुई है, सिल्वर कलर आपको नज़र आ रहा होगा। और सिल्वर आपको पता है उसने ना ही चीज़ को बाहर जाने देना है ना ही अंदर आने देना है, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट कर देगा। अंदर वाली वेव्स बाहर आने लगेंगी, उसको रिफ्लेक्ट करके अंदर, बाहर वालों ने अंदर आने लगना है उनको बाहर, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन करेगा। इसी तरह से इस तरफ देखें इंसुलेटिंग केसिंग है, इर्द गिर्द की जो बाहर की केसिंग है वो इंसुलेटर की बनाई जाती है, और इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक है तो ये भी हीट को अंदर बाहर नहीं आने देता, ठीक है, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर यही होता है, डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो इंसुलेटर से हम बनाते हैं, और बाज़ का तो यहाँ पे वैक्यूम भी क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वैक्यूम का भी यही काम है कि उसने हीट को जो है वो इधर उधर से फिजिकली हीट को आगे पीछे नहीं होने देना, ठीक है। तो इस तरह से करके ये भी एक बड़ी बेहतरीन जो है वो चीज़ है। और उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल है, ये सारी एग्जांपलें बुक के अंदर हैं, दूसरी एग्जांपल है कि घरों के अंदर जो हम वो विंडोज़ वगैरह बनाते हैं या डोर्स बनाते हैं तो उसको डबल ग्लेज विंडो बनाते हैं। डबल ग्लेज का मतलब कि एक शीशा अंदर की तरफ लगा दिया, एक शीशा बाहर की तरफ लगा दिया, और दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ दी। एक तो वही बात कि शीशा जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, हीट और बाकी चीज़ों का, तो इसलिए हीट को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, इधर उधर जो नहीं देगा। और दूसरा बीच में यहाँ तो वैक्यूम हो, वैक्यूम तो मेरे ख्याल मुश्किल ही है, लेकिन वहाँ दरमियान में एयर आ जाती है, तो एयर भी जो है एक अच्छी कंडक्टर नहीं है। तो इसका भी मतलब यही है कि इसने हीट को आगे पीछे नहीं आने देना। और दूसरा काम, ये जो फॉल्स सीलिंग हम बनाते हैं, इंसुलेशन करते हैं छतों की, अभी मैंने भी जो है वो ये लगवाई भी है, सीलिंग लगवाई भी है, तो एक छत के नीचे एक और छत आ जाता है और अगेन दरमियान में स्पेस आ जाती है, तो फिर ये भी एक डबल कोटिंग हो गई, जिसकी वजह से जो हीट है बाहर की वो अंदर नहीं आएगी, और अंदर वाली जो अगर लेट्स सपोज आपने ठंडक क्रिएट की हुई है तो वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करके अंदर ही रहेगी। तो ये भी उसका जो है वो काम जो है वो इसमें आ जाता है। और एंड पे आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट है कि जो सूरज की शुआएं आती हैं, गर्माहट आती है, वह हम उसको कैप्चर कर लेते हैं ज़मीन के ऊपर ही, उसको वापस नहीं जाने देते। और ये नेचुरली हो रहा होता है। ये बेसिकली हमारी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब सूरज की शुआएं ऊपर से आती हैं ना, तो वो लोअर वेवलेंथ में होती हैं, जब आके ज़मीन से टकराती हैं, अब लोअर वेवलेंथ को वो आने देंगी, ठीक है, ये इनकी खासियत है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की, वो आने देंगी उसको। लेकिन जब ज़मीन के साथ टकरा के ऑब्जेक्ट्स के साथ जब टकराएंगी ना, तो वो उनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ के जब वो दोबारा से बाहर जाने लगती हैं तो जो ज़्यादा वेवलेंथ होती है उसको बाहर नहीं जाने देती। तो ये इनकी खासियत है कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी की, तो वो ट्रैप हो जाती है, तो हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है इस शक्ल में। तो वो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर एक ख़ास तरह का टेम्परेचर बरकरार रहता है, रिफ्लेक्ट होकर हीट वापस नहीं चली जाती, ठीक है। किसी हद तक हम उसको यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं, नेचर ने इस तरह का बनाया हुआ है। तो वो हीट यहाँ पे ट्रैप रहती है, और वो हमारी इंसानों की ज़िंदगी के लिए, पौधों की ज़िंदगी के लिए, ठीक है, और मछलियाँ एंड सो ऑन, जितना कुछ यहाँ पे ज़िंदा चीज़ें हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़, तो देखिए यही लिखा हुआ, विदाउट दिस ट्रैपिंग इफेक्ट एनवायरमेंट्स वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ, बहुत ठंडा हो जाएगा। द मैकेनिज्म रिलाइज ऑन अ क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइट इटसेल्फ, लाइट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वही बात कि लोअर वेवलेंथ से वो हायर वेवलेंथ की तरफ जो है वो चला जाता है, ठीक है। और ये अगेन उसने ये वही प्रोसेस उसने बताया हुआ है कि जी जब ऊपर से रोशनी की शुआएं आती हैं तो वो शॉर्ट वेवलेंथ में होती हैं, यूवी लाइट उनको कहते हैं, ठीक है, आके टकराएंगी, ज़मीन के साथ टकराएंगी, और उसके बाद लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड वेव्स जो बन जाएंगी, और वो फिर ज़ाहिर है कि जो आगे से शील्ड है हमारी, शील्ड वही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की, उससे वो बाहर नहीं जा सकते। और ये चीज़ हम खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। वो जहाँ पे हमने कहीं आपने देखा होगा कि उन्होंने शीशे का बनाया होता है और उसके अंदर
अंदर जो है वो पौधे लगाए होते हैं। तो वो शीशा भी यही काम करता है कि ये जो उसकी एग्जांपल है उसने वो उसी की एग्जांपल दी हुई है शीशे की, कि जो शॉर्ट वेवलेंथ आ रही है और बाद में लॉन्गर वेवलेंथ बन के बाहर निकलने लगना है तो वो जा नहीं पाना, उसने वो ट्रैप हो जाना है। तो प्रॉपर हमने उसको इन्वायरमेंट, ये अक्सर वहाँ पे होता है जहाँ पे ठंडे इलाके हैं, जैसे वो आ गया यूरोप में हो गया या ब्रिटेन में हो गया, ठीक है, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे इस तरह से होता है। हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी जो अवेलेबल है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हमारा हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है सर्दियों के लिए हम ये कर सकते हैं ये चीज़, तो ये आ जाता है। और यही काम देखें उसने बताया हुआ कि हमारी ज़मीन के ऊपर भी यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जो वेपर्स हैं वो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ की एग्जाम्पल ये सारी मौजूद है, ठीक है जी। तो इस तरह से टेम्परेचर हमारा बरकरार रहता है। लेकिन इसके बाद फिर वो यही भी होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एनवायरनमेंट में तो फिर ज़ाहिर है कि ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से जो है वो डेंजर्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं। अब ये तो थी सारी हमारी स्लाइडें, ठीक है, हमने उनको पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। अब ये जितना मटेरियल था मोटा मोटा हमें आइडिया मिल गया कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। अब ज़ाहिर है अगर हमने इसको तफसीलन पढ़ना है तो आप मेरे साथ साथ इसको कंटिन्यू रखें, तो इसको हम इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। अब देखें यहाँ से इसने स्टार्ट होना है, हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन, ये हमारा टॉपिक है। अब देखें शुरू में वही सूरज की एग्जाम्पल है, द सन सर्व्स एज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर आवर प्लैनेट। ज़ाहिर है कि मेन सोर्स ऑफ हीट हमें सूरज से ही मिलती है। हाउएवर दिस हीट डज नॉट रीच द अर्थ थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन, ज़ाहिर है कंडक्शन कन्वेक्शन के जरिए वो नहीं आती, एज देर इज़ नो मीडियम बिटवीन द सन एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, ज़मीन के और सूरज के दरमियान में मीडियम कोई नहीं है। इंस्टेड हीट इज़ ट्रांसफर्ड वाया रेडिएशन। अब वही बात वो बता रहा है कि हीट किसके जरिए आ रही है, रेडिएशंस के जरिए। अब प्रोसेस, अब वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये डेफिनेशन भी बन सकती है लेकिन नीचे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, प्रॉपर बनाई हुई है उसने, तो ये नीचे वाली डेफिनेशन हम याद करेंगे। तो कहता है प्रोसेस इन विच, ये प्रोसेस है, ये अमल है जिसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रेवल्स, एनर्जी सफ़र करती है अक्रॉस स्पेस, स्पेस में से गुजर के आती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको बताया दिस इज द मैकेनिज्म, कहते हैं ये एक तरीका है थ्रू विच द सन्स हीट रीचेज द अर्थ। अब ये उसकी डेफिनेशन आ गई। इन रेडिएशंस हीट ट्रांसफर अकर, रेडिएशन में हीट की ट्रांसफर कैसे होती है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बस यही याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ से आगे ना देखें सवाल भी बन रहे हैं, एक क्वेश्चन देखें ये बन रहा है, हाउ डज हीट ट्रैवल फ्रॉम अ फायर प्लेस टू अस। ये शार्ट सवाल बन सकता है कि जी फायर प्लेस आपने बनाई हुई है, आग लगाई हुई है, तो वहाँ से हीट हमारे तक कैसे पहुँचेगी जो हम सेकने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो ज़ाहिर थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ, और मैंने भी आपको बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर तरफ ट्रैवल करती हैं। सो हीट डज नॉट रीच अस वाया कंडक्शन, कंडक्शन के ज़रिए नहीं आती, कंडक्शन बार बार बता रहा हूँ। अच्छा ये आप पढ़ ले ज़रा इसको, ये देखें, ये जो डू यू नो दिखा हुआ ना, इसमें ये तीनों चीज़ें उसने बड़े आराम से अच्छी एक्सप्लेन की हुई हैं। कन्वेक्शन इज़ व्हेन लिक्विड और गैसेज गेट हीटेड, ये लिक्विड जो है या गैस जो है जब इसको हीट करते हैं तो वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये क्या हो रहा होता था, कन्वेक्शन हो रही होती थी। इसमें एक्चुअल मटेरियल आगे को जाता है, ठीक है, मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा होता है। कंडक्शन में क्या हो रहा होता था कि एक मालिक्यूल का जो गर्म मालिक्यूल है वो दूसरे से के साथ टकरा के अपनी हीट उसमें ट्रांसफ़र कर देता है, वो अगले को कर देता है, ठीक है। कंडक्शन इज व्हेन समथिंग इज हॉट, कोई चीज़ गर्म है जैसे एक मालिक्यूल, एंड इट टच अनदर ऑब्जेक्ट, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करता है एंड इट बिकम्स हॉट, और वो हॉट हो जाता है। और रेडिएशन में क्या है, व्हेन एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू हीट समथिंग अप। अब ये तीनों देखें बड़े बेहतरीन उसने यहाँ पे अलहदा करके तीनों की डेफिनेशन बनाई हुई है ताकि आपको याद रह सके, तो इसको ज़रूर लिख लें, याद कर लें या जैसे भी करना है। सो ये उसका हम आंसर यहाँ देने लगे थे कि हीट डज नॉट रीच अस वाया कंडक्शन थ्रू द एयर, हवा में से होके नहीं आएगी, बिकॉज एयर नाइदर कंडक्ट हीट एफिशिएंटली नॉट ट्रांसफर हीट, ठीक है। वो अगेन कहता है कि ये जो एयर है ये एक पुअर कंडक्टर है, ठीक है, और वैसे भी उसने गर्म होकर ऊपर को चले जाना है, तो फिर हीट किसके ज़रिए आएगी, रेडिएशन के ज़रिए आएगी। तो इस ऊपर वाले सवाल का आंसर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। इसके आगे एक और छोटा सा बन रहा है कि एमिट, ये जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, कि ये मुख्तलिफ फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं, द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। अब वही बात कि जो अब जिस चीज़ अभी आगे आनी है ये इसके साथ अटैच नहीं है इस सवाल के साथ, लेकिन जाहिर है कि अगर वो पूछे कि भाई कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए रेडिएशंस एमिट
मुतासर होती हैं, इफ़ेक्ट होती हैं। तो हमने ये 3 फैक्टर्स उसको बताने हैं कि एक तो कलर और टेक्सचर हो उस सरफेस का जिसमें से उसने निकल के जाना है या जिसमें उसने एब्जॉर्ब होना है, और दूसरा द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, उसका टेम्परेचर कितना है, कम है ज़्यादा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे, और सरफेस एरिया उसका कितना है। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। आगे कहता है वाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर टाइम। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि पूरे आपका जो कमरा होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें गर्म है, कुछ ठंडी हैं, तो वह एक रेडिएशंस एमिट करती रहती हैं, रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती रहती हैं और अल्टीमेटली थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करती हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है वो यही कुछ है। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, नॉर्मल वही बातें हैं, लेकिन इसमें से ये जो लास्ट वाली 2 लाइनें हैं ये आपकी एक किस्म की कह लें कि याद करने वाली हैं, बाकी जस्ट रीड करें, ये वही बात है सारी। द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसिज एमिट हीट डिपेंड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी किस सरफेस में से कितनी हीट एब्जॉर्ब होनी है या निकलनी है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस सतह की। दिस फिनोमिना कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय लेज़लीज क्यूब, और लेज़ली क्यूब हमें ये बताता है। तो लेज़लीज क्यूब का ये जो पार्ट्स हैं उसके ये याद करने वाले हैं। पहला क्या है कि लेज़लीज क्यूब, अब ज़ाहिर है उसकी डेफिनेशन कि लेज़लीज क्यूब होता क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। सो लेज़ली क्यूब इज़ अ मेटल बॉक्स विद फेसेस ऑफ डिफरेंट मटीरियल। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के फेसेस होंगे, सच एज किस तरह के, यानी कि ज़रूरी नहीं यही हो, इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो हम ये एग्जांपल ज़रूर देंगे उसको। एक तरफ शाइनी सिल्वर सरफेस कर दी, एक तरफ डल ब्लैक सरफेस कर दी, एक वाइट सरफेस कर दी और एक कलर्ड सरफेस कर दी। तो ज़ाहिर 4 साइडें ही होती हैं ना, 2 साइडें तो ऊपर नीचे होती हैं ना, तो 4 साइडें इधर उधर वाली, तो इधर उधर वालियों की बात हम कर रहे हैं। तो इसको भी आपने याद करना है। और आगे वही बात एक्सप्लेनेशन है, व्हेन द क्यूब इज फिल्ड विद हॉट वाटर एंड वन फेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड अ रेडिएशन डिटेक्टर। पानी भर दिया उसके अंदर और किसी एक सरफेस के सामने आपने रेडिएशन डिटेक्टर कर देना, जैसे ये गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है कि वो रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा और उससे पता चल जाएगा कि इस सतह में से कितनी रेडिएशंस निकल रही हैं। ठीक है, और इट इज़ फाउंड दैट द डल ब्लैक सरफेस इज़ द मोस्ट इफेक्ट इमिटर ऑफ द हीट। अब ये भी एक एमसीक्यू टाइप चीज़ बन जाती है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एमिटर जो है हीट का वो कौन है, वो डल ब्लैक सरफेस है। तो डल ब्लैक सरफेस से सबसे ज़्यादा हीट एमिट होती है। द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसेज अब्जॉर्ब हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर। अगेन ये मैंने आपको समझा दिया, वह नेचर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल वन कंपेयरिंग अ डल ब्लैक सरफेस विद अ पॉलिश्ड सिल्वर वन। अब ये लहदा से लॉन्ग सवाल भी बन सकता है या शॉर्ट भी बन सकता है कि डल ब्लैक सरफेस एक तरफ हो और एक तरफ शाइनी सरफेस हो, तो कौन ज़्यादा बेहतर एमिट करेगा। तो ये उसका आंसर है, और ये हमने बताया हुआ है कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा एमिट करता है, सिल्वर वाला जो है एमिट नहीं करता, बिल्कुल ना होने के बराबर, वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करता है। तो रिफ्लेक्शन के हिसाब से पूछेगा तो हम कहेंगे सिल्वर बेहतर है, और इमिशन के हिसाब से पूछेगा तो हम कहेंगे डल ब्लैक सरफेस बेहतर है। तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो स्लोअर रेट है ना, यहाँ तक आपके पास ये इसका सवाल बन सकता है। उसके बाद वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर। ये फिर अगेन उसकी बात आ गई कि सरफेस की कलर किस तरह का है, उसका टेक्सचर किस तरह का है। ये वाली चीज़ पढ़ ले दोबारा से। डल एंड डार्क कलर्ड सर्फेसेज आर वेरी गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये भी पहले हमने पढ़ लिया कि डल ब्लैक सरफेस जो है एब्जॉर्ब भी अच्छा करता है, एमिट भी ज़्यादा अच्छा करता है। दैट इज़ वाई अ डल ब्लैक सरफेस हीट्स अप क्विकली, ज़्यादा जल्दी गर्म भी हो जाता है, एंड कूल्स डाउन फास्टर, और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है, बाय गिविंग ऑफ मोर हीट, ज़्यादा हीट बाहर निकाल देता है। ऑन द अदर हैंड शाइनी एंड लाइट कलर्ड सर्फेसेज आर पुअर एब्जॉर्बर्स एंड एमिटर। ये उसके मुकाबले में पुअर होते हैं, शाइनी सरफेस जो होती है। इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट, ये असल बात कि दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस अवे, ज़्यादातर को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई शाइनी सरफेस लाइक पॉलिश्ड मेटल्स स्टे कूलर अंडर द सन। ये बात कि सूरज के नीचे अगर वो की चीज़ पड़ी हुई है तो ये जो सिल्वर वाली है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, कूल रहेगी, ठंडी रहेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डल और सिल्वर वाले का कंपैरिजन बड़ा अच्छा उसने किया हुआ है। आगे उसने टेक्सचर की भी बात की हुई है, तो टेक्सचर का भी कहता है उस पर भी वो मैटर करता है। रफ सर्फेसेज एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशंस बेटर। जो रफ सरफेस होती है, जो खुरदरी होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर एमिट करती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही उस तरह की बनी हुई है ना। पॉलिश्ड जो होती है वो तो ज़ाहिर टकरा के चीज़ वापस हो जानी है, जो रफ़ होती है उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। तो ये भी 2 लाइनें इसकी बेहतर बनती हैं। और ये भी हमने बात कर ली थी, देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल बनता है कि इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र होनी है तो टेम्परेचर पे,
क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से और सरफेस एरिया के कम ज़्यादा होने से उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। द रेट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ग्रेटली ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, द सरफेस टेम्परेचर एंड द सरफेस एरिया। तो ये भी प्रॉपर एक अलग से आपका सवाल बन गया कि भाई किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया और उसके टेम्परेचर पे, और साथ उसकी एक्सप्लेनेशन बता दी हुई है, मैंने आपको बता दी है कि टेम्परेचर के बढ़ने से अब रेडिएशंस की जो एमिशन है वो ज़्यादा होगी, टेम्परेचर के कम होने से एमिशन कम होनी है, ये उसने यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। और इसी तरह से जब सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा तो एमिशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा एमिशन कम होगी। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से जितना मैंने ये ब्रैकेटों में किया हुआ है इसको ज़्यादा तफसील से पढ़िएगा, याद करना चाहें तो याद इसको कर ले, उस तरह से चले। और ये देखें जो मैंने आपको बताया कि मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर, कि उसके ज़रिए से जो टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये पहली जो 3 लाइनें हैं ये उसकी डेफिनेशन है। एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर मेजर्स, ये डेफिनेशन है कि IR थर्मोमीटर क्या होता है, तो ये उसकी डेफिनेशन आप याद कर लें। मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर मेजर करता है विदाउट टचिंग दैम, उनको टच किए बगैर। इट डिटेक्ट्स द हीट इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये ज़ाहिर है कोविड जब आया था, कोरोना आया था, तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी। ओवन है, मशीनरी है, डेंजरस चीज़ें हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, इवन यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम हमारे पास तो नहीं होता, तो उनके अंदर से रेडिएशंस को देखना हो तो ज़ाहिर है कि आप कांटेक्ट किए बगैर कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ तक, ये इतना चीज़ें आप इसको कर सकते हैं, बाकी सिर्फ रीड कर लें इनको। और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस थी, एप्लीकेशंस भी मैंने आपको समझा दी कि वो किस तरह से जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब देखें ना, ये पहली एप्लीकेशन है हीटिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज किचन पैन। अब ये जो किचन पैन होता है यहाँ पे रेडिएशंस का काम इतना नहीं है, यहाँ पे बेसिकली कंडक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो कहते हैं ऑन एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ व्हेन वी कुक फूड यूजिंग किचन पैन। ज़ाहिर किचन पैन के ज़रिए रख के तो उस पर हम कुक करते हैं। व्हेन अ पैन इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्टोव, यानी उस स्टोव के चूल्हे के ऊपर आपने जब उसको रख देना है बर्तन को, हीट फ्रॉम द फ्लेम और हीटिंग एलिमेंट ट्रांसफर टू द पैन मेनली बाय कंडक्शन। वही बात मैंने कहा, कंडक्शन के ज़रिए, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट आ रहा होता है तो ये कंडक्शन के ज़रिए काम हो रहा होता है। द मेटल ऑफ द पैन बीइंग अ गुड कंडक्टर, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है तो उसका एक एटम दूसरे को, दूसरा तीसरे को ट्रांसफ़र करते करते इसमें सब कांटेक्ट में है। नीचे से देखें वो हीट भी उसके साथ कांटेक्ट में है, पैन भी उसके साथ, फिर पैन के साथ जो अंदर चीज़ है वो भी कांटेक्ट में है, तो ये सारा कंडक्शन के ज़रिए हो रहा होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशन अलहदा से। अब ज़ाहिर है कि इसमें कुछ अलहदा निकालने वाला नहीं है, ये आप सारा कर सकते हैं। और ये जो थर्मोफ्लास्क है वो भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, इसको आप पढ़ लें, इसको याद करना है तो फिर यहाँ से लेके ये यहाँ तक बेहतर बनता है इसका, ठीक है। और इसमें वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको ज़ुबानी एक्सप्लेन कर दी हैं। और उसके बाद ये जो डबल ग्लेज और ये जो सीलिंग है उसकी भी बात हो गई, तो ये भी इसकी जो पहली 1.5 लाइन है ये प्रॉपर याद करने वाली है, बाकी उसको सारा रीड कर लें, ठीक है। ये सारा वही आइडिया है, वही सारी चीज़ें। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक तो पहले डेफिनेशन ये आपने याद कर लेनी है, और ये उसमें भी अगेन वही बातें हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है। द सन एमिट बोथ शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एंड लॉन्ग वेवलेंथ थर्मल रेडिएशन। ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक अलाउ शॉर्ट, अब देना ट्रांसपेरेंट ग्लास है या वो क्या उसका कहते हैं प्लास्टिक है, तो वो शॉर्ट वेवलेंथ को गुजरने देता है, ठीक है, वो गुजर जाएगा उसके अंदर से। बट ब्लॉक लॉन्ग वेवलेंथ उसने आने नहीं देना। और शॉर्ट ने भी जब ज़मीन से टकरा के ऊपर आने लगना है तो लॉन्ग बन जाना है, तो उसने भी ट्रैप हो जाना है। तो यही सारा प्रोसेस है। बट ब्लॉक लॉन्ग वेवलेंथ, दिस क्रिएट्स अ हीट ट्रैप इनसाइड द ग्रीन हाउस एंड सो ऑन। तो ग्रीन हाउस का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको याद करना है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा है। और ज़मीन का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कोई शीशा या प्लास्टिक तो नहीं लगा रहे, ठीक है ना, ज़मीन के इर्द गिर्द तो नहीं लगा हुआ, तो ज़मीन के इर्द गिर्द कौन लगा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी के वेपर्स हैं, इन्होंने शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। द अर्थ एटमॉस्फेयर फंक्शन इन अ सिमिलर वे एज द ग्रीन हाउस, ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन वगैरह वगैरह, वही सब कुछ है। तो एक पैराग्राफ ये यहाँ तक इसको याद करें, फिर दूसरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी आ जाती है, ठीक है, कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये है जी सारा आपका काम, इसमें से चीज़ें याद करें। बाकी वही है कि आपको जब नोट्स मिलते हैं तो वहाँ से भी आप इसको याद करते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ से खुद आपने मटेरियल निकालना है, तो वो हमने ये ब्रैकेटें लगा ली हैं। चलें जी, इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।